वेलकम बैक एवरीवन, वंस अगेन स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल आयुर्वेद की बात में। आज फिर से एक छोटी सी आयुर्वेद की बात करेंगे। आज बात करने जा रहे हैं वो बहुत स्पेशल बात है और बिल्कुल आम भाषा में समझाने वाला हूं उसको, बिल्कुल आम भाषा में। वैसे तो हर चीज़ आम भाषा में ही लिखी हुई है आयुर्वेद के अंदर, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं लिखा हुआ जितना लोग बताते हैं, ना उतना झूठा लिखा हुआ है जितना लोग समझते हैं, ना इतना इलॉजिकल लिखा हुआ है जितना कि लोग समझते हैं और आपको समझाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो जो है वो होने वाला है सत्व, रज और तम पे। इन त्रिगुण के बारे में होगा। इन त्रिगुणों का संपूर्ण निरूपण बताऊंगा। इनका सृष्टि के रचना कर्म में जो सहयोग है वो बताऊंगा। इनका मानसिक स्थिति पे क्या असर है वो बताऊंगा। और इनके द्वारा जो विभिन्न विभिन्न प्रकार की मानसिक प्रकृतियां होती है उनके बारे में काफी संक्षिप्त रूप में बता करके जाऊंगा। बने रहिए इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ। इस विषय में अगर देखा जाए तो आयुर्वेद का जो सृष्टि उत्पत्ति कर्म है वो मॉडर्न के बिग बैंग थ्योरी के काफी पैरेलल मिलता जुलता है। जी बिल्कुल ठीक सुना आपने, मैं सही कह रहा हूँ और आप भी देखिए इस बात को, मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। शुरू करते हैं। देखो, बिग बैंग थ्योरी क्या कहता है, जहां पर कहीं कुछ नहीं था वहां पर एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ सडनली, फिर वो सारी चीजें कूल डाउन हुई, कॉस्मोस बने, इसके बाद में सेलेस्टियल बॉडीज बनी, डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स बने, डिफरेंट डिफरेंट स्टार्स बने, डिफरेंट डिफरेंट गैलेक्सीज क्रिएट हुई और इस प्रकार से पूरा यूनिवर्स बना। इसको रखते हैं थोड़ी देर उठा करके साइड में और देखते हैं कि हमारे आयुर्वेद में दिए गए सांख्य दर्शन क्या कहता है सृष्टि निरूपण के ऊपर। ठीक है, जो सृष्टि निरूपण है आयुर्वेद मत अनुसार वो ये कहता है कि सबसे पहले था अव्यक्त। ध्यान से समझना, अव्यक्त। अव्यक्त ऐसी वो चीज जिसको व्यक्त ना किया जा सके। सरल सी बात है, जो व्यक्त हो सके, अगर ऐसा हो, ऐसी कोई भी चीज आपके सामने में रख दो जो व्यक्त है, तो आप उसके मटेरियल, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसमें मॉलिक्यूल्स क्या है, ये सब चीजें आप बता सकते हो। लेकिन जो व्यक्त ना किया जा सकता है उसको बोलते हैं अव्यक्त। ये जो अव्यक्त है इसको प्रेम से त्रिगुणात्मक प्रकृति भी कहा जाता है कभी। बिल्कुल सही, त्रिगुणात्मक प्रकृति। ये त्रिगुणात्मक प्रकृति सिर्फ इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इसमें तीन गुण प्रधान रूप से मिलते हैं, सत्व, रज और तम। इन तीनों का कार्य मैं विस्तार से आपको बताता हूँ। ये त्रिगुणात्मक, ये जो तीन गुण है सत्व, रज और तम, ये अव्यक्त के अंदर क्या कर रहे हैं। तो देखिए, बात करते हैं, जैसे सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं तो आगे मैं यहाँ पर साइड में फ्लो चार्ट लगा रहा हूँ, आप देख लेना कैसे पूरा बनता है, लेकिन मैं इसे शॉर्टली बता दूंगा कि सत्व, रज, तम का इसमें क्या काम है, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। सत्व जो है वो किसी भी चीज में उत्तेजना प्रदान करता है, मतलब एक्सेलरेटर की तरह वर्क करता है वो। इट विल वर्क एज एन एक्सेलरेटर। ओके, जो रज है वो इनिशिएटर की तरह कार्य करता है। समझना बात को ध्यान से, वो इनिशिएटर की तरह काम करता है। जो तमस है, जो तमोगुण है, वो एज इनहिबिटर वर्क करता है। अब आप समझ ही गए होंगे, अगर आपके पास में ऐसे तीन गुण प्रेजेंट हैं, वो भी एक प्रिमिटिव मैटर के अंदर, जिसमें से एक काम कर रहा है इनिशिएटर की तरह, एक काम कर रहा है एक्सीलरेटर की तरह और एक काम कर रहा है इनहिबिटर की तरह, तो आप जो चाहे वो बना सकते हो। इसी प्रकार से सृष्टि की रचना होती है और प्रकृति का निर्माण होता है। यहाँ पर मैंने थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया सत्व, रज, तम के बारे में। अब बात करते हैं कि सत्व, रज, तम को गुण कहना क्या ठीक है या नहीं, यानी कि सत्व, रज, तम त्रिगुणों का निरूपण देखते हैं हम। तो दोस्तों बात करते हैं त्रिगुण निरूपण की। क्या इन्हें गुण कहना सही है या फिर ये क्या है? बेसिकली हम अब त्रिगुण निरूपण के अंदर ये देखेंगे। त्रिगुण निरूपण का अर्थ ये है कि जो अव्यक्त था, जो प्रिमिटिव मैटर था, है ना, कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि वो जो प्रिमिटिव मैटर है उसका बेस है, बेस समझते हैं ना, मतलब बेस, आधार, उसका आधार है सत्व, रज और तम। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। सत्व, रज और तम, अगर आप इन सबको ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं जो अव्यक्त है, जो त्रिगुणात्मक प्रकृति अपनी, वो सत्व, रज, तम का ही स्वरूप है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न अपने जहन में ये उठता है कि क्या इन्हें गुण कहना ठीक है या नहीं है, और अगर नहीं है तो भी हमने इन्हें गुण क्यों कहा है। अब देखते हैं द्रव्य की परिभाषा। जहां तक देखें, यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणम संवायत द्रवम, यानी कि द्रव्य वो होता है जिसपे कर्म, गुण और कर्म समवाय संबंध से आश्रित रहते हैं। मगर यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, पूरी सृष्टि की या पूरी प्रकृति की, या एक तरीके से कहते हैं पूरे ब्रह्मांड की रचना में जिन तीन गुणों का सहयोग है, वो भला किसी का आश्रित कैसे रह सकते हैं। एक प्रश्न उठता है, हल्का सा एक क्लियर सा डाउट है। तो अब बात करेंगे कि इन्हें गुण क्यों कहा गया है। तो देखिए, गुण के संस्कृत
संस्कृत में 2 से 3 शाब्दिक अर्थ होते हैं, जिसमें से एक अर्थ होता है स्ट्रैंड। स्ट्रैंड विच मीन्स रस्सी का एक छोर, डोर कह सकते हैं जिसे आप साधारण भाषा में। आयुर्वेद में यह साफ साफ बताया गया है कि सत्व, रज और तम ये तीनों अलग अलग डोरी के समान मिल करके पुरुष को संगठित करते हैं, अर्थात उसे बांध कर रखते हैं। इस कारण से इन्हें गुण की परिभाषा दी गई है, इसलिए इन्हें हम त्रिगुण कहते हैं। सत्व रज तम को त्रिगुण क्यों कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं। सत्व रज तम को हम त्रिगुण क्यों कहते हैं, वो इसी कारण से कहते हैं। अब दोस्तों, ये तो बात हो गई प्रकृति की। अब हम देखते हैं हमारी काम की चीज जो आयुर्वेद में विशेष करके काम आती है। सत्व, रज और तम, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और इनको मानसिक गुण क्यों कहा गया है, और इनसे विभिन्न विभिन्न प्रकार की मानसिक प्रकृतियां कौन कौन सी बनती है। दोस्तों, हमारा जो शरीर है वो पंचभौतिक है, यानी कि पंच महाभूतों से मिलकर के बना हुआ है, जो कि है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। अब बात करते हैं इनमें सत्व, रज, तम की बाहुलता किसमें कितनी पाई जाती है। तो जो आकाश है उसमें अत्यधिक सत्व की बाहुलता पाई जाएगी, मतलब उसमें सत्व गुण है वो प्रीडोमिनेंट होगा। इसके बाद जो वायु है उसके अंदर रज गुण की बाहुलता अत्यधिक पाई जाती है। जो अग्नि है उसमें सत्व और रज इन दोनों गुणों की अत्यधिक बाहुलता पाई जाती है। और जल है उसके अंदर सत्व और तमस की बाहुलता पाई जाती है। और अंतिम में पृथ्वी है, जो पृथ्वी के अंदर तमस की बाहुलता बहुत अत्यधिक पाई जाती है। दोस्तों, अब अपन बात करते हैं प्रकृति के विभिन्न विभिन्न गुणों की, मतलब जो सात्विक प्रकृति है उनके क्या गुण होंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं सात्विक प्रकृति से। तो जो सात्विक प्रकृति के लोग होंगे वो अपने पर किए गए क्रूर अत्याचारों को सहन कर लेते हैं। वो सुख और दुख का भोग बिना किसी शिकायत किए करते हैं। वो बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं, बहुत ज़्यादा आस्तिक होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी होती है, भगवान के प्रति उनका अटूट विश्वास होता है ना। इसके बाद में वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते, वो धनवान होते, स्मृतिवान भी होते, उनकी मेमोरी काफ़ी शार्प होती है, उनका रिटेंशन पावर जो होता है वो बहुत, कहने का मतलब बहुत ज़्यादा पीक पर होता है। उनका जो रिटेंशन पावर होता है वो अत्यधिक होता है, और हमेशा वो कुछ ना कुछ अच्छा काम ही करते रहते हैं। वो हमेशा सोशल वर्क में, चैरिटी में, ऐसे ऐसे कामों में लगे रहते हैं, है ना। मतलब इन शॉर्ट ये देखा जाए तो जो सात्विक प्रकृति है वो बेस्ट कही जा सकती है इन सब गुणों को देखते हुए, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। जो राजसिक की प्रकृति वाले लोग होते हैं वो दुख बाहुल्य होते हैं, उनके जीवन में दुख, किसी न किसी बात का दुख होता ही रहता है। उनका जो स्वभाव होता है वो घूमने का होता है, उन्हें घूमना बहुत पसंद होता है, वो झूठ अत्यधिक बोलते हैं, दे आर वेरी गुड लायर्स। वो हर्षयुक्त होते हैं, खुश तो रहते हैं, वो लोग भी मानी होते हैं, कामी होते हैं, और बहुत अत्यधिक क्रोधी होते हैं। वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट होते हैं, छोटी छोटी बात पे उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मतलब इतना गुस्सा कि जिसे सहन आप बर्दाश्त टॉलरेट ना कर सको, सामने वाला उस गुस्से को टॉलरेट ना कर सके। और हमेशा वो ईगो और एटीट्यूड में रहते हैं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर ईगो रहता है और बहुत ज़्यादा वो एटीट्यूड में ही रहते हैं। अगर इन सब गुणों के आधार पर देखा जाए तो राजसिक प्रकृति को मध्य प्रकृति कहा जा सकता है, ना ये श्रेष्ठ है ना ज़्यादा खराब है, इसको बिल्कुल मध्य में रख के देखा जा सकता है। आखिरी में हम बात करते हैं हमारी तामसिक प्रकृति की, तो ये विषादी होते हैं, बहुत ज़्यादा खेद करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि जो तामसिक गुण है वो सत्व का अपोजिट ही है, बिल्कुल अपोजिट है सत्व का। जो तामसिक गुण है वो बिल्कुल सत्व का अपोजिट है। तो जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपने सत्व में देखे उसके जस्ट अपोजिट कैरेक्टर्स आपको यहाँ तामसिक में देखने को मिलेंगे। उदाहरण के तौर पे वो सुख और दुख को कभी भी ग्रहण नहीं कर सकते नॉर्मल रह करके, नॉर्मल स्टेट में वो हमेशा कुछ ना कुछ कंप्लेंट्स करते ही रहेंगे। उनकी स्मृति इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, वो निर्दयालु होते हैं, मतलब उनको किसी पे दया वगैरह भी इतनी जल्दी से नहीं आती। इसके बाद में वो नींद के भी बहुत ज़्यादा प्रेमी होते हैं, वो बहुत ज़्यादा सोते रहते हैं। अगर आप आयुर्वेद में आगे पढ़ेंगे तो निद्रा का ये मैकेनिज्म है, जब कफ अत्यधिक हो जाता है और वो कफ तम गुण से जा करके मिल लेता है तो निद्रा आती है। तो ये लोग बहुत अत्यधिक निंद्रालु होंगे, अज्ञान से ढके हुए होंगे, नास्तिक होंगे, भगवान में ना मानना, स्पिरिचुअलिटी के नाम पर जीरो होंगे, सोशल वर्क ये नहीं करेंगे, इनकी स्मृति कम होगी, इनकी बुद्धि कम होगी, ये इतने धनवान भी नहीं होंगे और दरिद्रता से जीते हैं, और ये हमेशा डिप्रेस्ड टाइप ही रहते हैं। दोस्तों, आखिर में इन शब्द जो सत्व है
प्रवर सत्व, हीन सत्व और मध्य सत्व, इन 3 प्रकार के लोग हमें चिकित्सा में मिलते हैं। और चिकित्सा में मैं इस शब्द का उपयोग समझाना चाहता हूँ। अगर देखा जाए तो कुछ लोग ना ऐसे होते हैं जो ट्रीटमेंट से बहुत ज़्यादा डरते हैं। ऐसे लोग होते हैं वो बिल्कुल हीन सत्व के होते हैं। मतलब हमारे जो गुरुजी हैं जो हमें पढ़ाते हैं वो बताते हैं अक्सर कि ऐसे लोग ऐसे होते हैं, काफ़ी सरल भाषा में बताते हैं कि वो इंजेक्शन लगवाना है तो भी पूरा हॉस्पिटल अपने सर पे उठा लेते हैं। ऐसे लोगों के हीन सत्व होते हैं। एक होते मध्य सत्व वाले, जिनका सत्व बिल्कुल नॉर्मल होता है। उनका क्या प्रॉब्लम होता है कि उन्हें ट्रीटमेंट के लिए तो वो एग्री हो जाते हैं, लेकिन उनको एग्जाम्पल देना पड़ता है दूसरों का कि देखो वो भी ये दवाई लेने से ठीक हुआ, या उसका कैंसर भी ये दवाई लेने से ठीक हुआ है, तो आप भी ऐसा ट्रीटमेंट कराओ, थोड़ा सा पेन हो सकता है आपको लेकिन आप ठीक हो जाओगे, तो वो एग्री हो जाते हैं। और एक ऐसे होते प्रवर सत्व, जिनको टाइफाइड हो, जिनके अंदर HB काउंट है जो उनका वो 4 के अप्रॉक्स है, फिर भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो एज इट इज बैठे रहते। सिंपल इंजेक्शन लगाना है तो वो सामने से हाथ देते थे, ले भाई ये लगा इंजेक्शन। ऐसे सत्व वाले लोगों को बोलते प्रवर सत्व वाले। तो ये चिकित्सा में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है कहीं ना कहीं। उसको जांच करके हमें किसी भी रोगी की चिकित्सा करनी चाहिए, ऐसा कहा जा सकता है। दोस्तों, अंत में ये वीडियो खत्म करने से पहले मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप मुझे ऐसा कोई मेडिकल सिस्टम ढूंढ करके बता देना जिसके अंदर सत्व रज स्तंभ के बारे में विस्तार स्वरूप बता रखा हो, जितना डिस्क्रिप्शन में इसमें दे रखा है। केवल आयुर्वेदा सत्व रज स्तंभ के बारे में बात करता है ऐसा नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता ये मेरे पास पढ़िए, इसका अध्याय 14वां आप खोल कर देखिएगा, गूगल पे आपको मिल जाएगा। और हो सका तो मैं वीडियो के एंड में भी डालूंगा इसके कुछ एक श्लोकास या अध्याय का चैप्टर नंबर डाल दूंगा, तो आप लोग जा करके चेक कर सकते हैं। उसकी बात इसमें भी की गई है। तो बीइंग एन इंडियन मेरे लिए तो सबसे कोई ऊंची बुक है तो वो यही है श्रीमद् भगवद गीता। इसके बारे में भी विस्तार से बता रखा है। वही पूरा निरूपण हमारे आयुर्वेदा में इससे भी विस्तार रूप में बता रखा है। यहाँ पर तो सिर्फ एक चैप्टर है, आयुर्वेदा में आप 5 साल तक सत्व के बारे में पढ़ते हो। और चूंकि आप एक चिकित्सक बनते हो तो जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि रोगी के सत्व की जांच करके ही हमें उसे दवाई देनी चाहिए। उसे औषध हम तभी दे सकते हैं जब तक हम उसका सत्व जांच नहीं कर लेते, उसकी मानसिक प्रकृति कौन सी है, मानसिक गुण उसमें कौन सा प्रधान है, उसका सत्व कैसा, ये सब हम नहीं जान लेते, तब तक हम उसकी चिकित्सा नहीं कर सकते। दोस्तों, भगवद गीता कितने हजार साल पहले लिखी गई है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ना मुझे ये बताने की जरूरत है कि आयुर्वेदा कितने साल पहले लिखा जा चुका है। बस फर्क इतना सा है कि हमारे ऊपर इतने सारे इन्वेडर्स ने हम पे अटैक किए हैं कि हम खुद भूल चुके हैं कि हमारी संस्कृति क्या थी, हमारी भारतीय पद्धति क्या थी, हमारी भारतीय चिकित्सा क्या थी। मैं तो सिर्फ इतना सा काम करना चाहता हूँ कि भारत को अपनी मान्यताओं के आधार पर, मतलब भारत में भारत की ही चिकित्सा की प्रधानता एक बार वापस लाना चाहता हूँ। और यही मेरा एक इनिशिएटिव है, छोटा सा आयुर्वेद की बात। जुड़े रहिए मेरे साथ, जल्दी मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे इन, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू सो मच।